नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र का जो टॉपिक है वह टॉपिक है संप्रेषण। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा, तो यहाँ से 2-4 प्रश्न बनने अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रेषण। तो प्रश्न कैसे बनेगा, पहले हम संप्रेषण को समझते हैं। तो संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याय जो है वो कम्युनिकेशन है। यानी संप्रेषण को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। और अंग्रेजी का जो कम्युनिकेशन शब्द है यह लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना हुआ है। और जो एक कम्युनिस्ट लैटिन भाषा का शब्द है इसका अर्थ होता है कामन यानी सामान्य। अब यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है कि संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याय क्या है। तो संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याय जो है वो कम्युनिकेशन है। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा के से हुई है। और फिर प्रश्न बनेगा कि इसके लिए लैटिन का कौन सा शब्द है। तो वह शब्द है कम्युनिस्ट। और यह भी प्रश्न बन सकता है कि कम्युनिस्ट का क्या अर्थ होता है। तो लैटिन भाषा कम्युनिस्ट का अर्थ है कामन यानी सामान्य। तो यह उसके शाब्दिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति, शाब्दिक अर्थ के उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देख लिए हम लोग। अब आइए कम्युनिकेशन को कुछ बिंदुओं में मैंने जो प्रश्न बन सकता था जितना संक्षिप्त तरीके से, जो गागर में सागर की कहानी है कि लोग कहते हैं बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो वो तो बहुत बड़े एक तरह से कवि थे। मैं प्रयास किया हूँ कि आपको निम्न बिंदुओं से जो प्रश्न बनेगा वह बता सकूं। तो पहला बिंदु अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकार, मूल तत्व, बाधाएं या रुकावटें। इसके अंतर्गत देखेंगे तो संप्रेषण का अर्थ, तो अगर संप्रेषण का जो अर्थ होता है वह है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। यानी अपने जो व्यक्ति के अंदर भाव है उन भावों को व्यक्त करना। और इस प्रकार व्यक्त करना कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, ठीक उसी अर्थ में अगर जो ग्रहण करता है वह समझता है तो ऐसे आदान प्रदान को जो होता है विचारों का, उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए है ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा के माध्यम से आदान प्रदान के दौरान सही अर्थों में समझने एवं प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। यानी जो संप्रेषण का अर्थ है वह सामान्य अर्थ से बहुत ही विशिष्ट होता है, क्योंकि संप्रेषण उन्हीं भावों विचारों को जो हम आदान प्रदान करेंगे कहा जाएगा जो उसको प्रेषण करता और प्राप्त करता दोनों एक सही अर्थों में यदि अपने विचारों के उद्देश्यों को समझते हैं तभी उसे हम संप्रेषण की संज्ञा देंगे। तो यह संप्रेषण का अर्थ हो गया। और अब परिभाषा पे बात करें तो परिभाषा, दो महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषा आपके सामने नोट है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनेगा अर्थ है, निम्न में से संप्रेषण का अर्थ है, तो आप लिख देंगे या उसमें रहेगा ट्रिक कर देंगे परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। और उसके बाद अगर उसे यह दे कि क्या साधारणता आदान प्रदान को हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण कह सकते हैं, तो नहीं। जब तक जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संप्रेषण करने वाला कर रहा है ठीक उसी अर्थ में अगर संदेश प्राप्त करने वाला समझ रहा है और उसे प्रेषण कर रहा है तो इसे हम संप्रेषण कहेंगे। और जो परिभाषा है तो कीथ डेविस महोदय ने संप्रेषण को परिभाषित करते हुए लिखा है
संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। यहाँ देखिए उसकी झलक मिल रही है कि संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने, एक दूसरे के बीच, ऐसा नहीं है कि हम कहें और अगला सुनता रहे समझे ना, तो एक दूसरे के बीच सूचना का जो है प्रदान है, करने व समझने की प्रक्रिया है। यानी कि हम जिस उद्देश्य से कह रहे हैं उसी उद्देश्य में, जिस अर्थ में हम कह रहे हैं उसी अर्थ में संदेशकर्ता अगर समझता है तो उसे संप्रेषण कहेंगे। तो यह परिभाषा दे देगा और परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है या इसे किसने परिभाषित किया है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह कीथ डेविस महोदय की है। और दूसरी जो परिभाषा है ईजी मेयर ने संप्रेषण को परिभाषित करते हुए लिखा है, किसी व्यक्ति के विचारों एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों को परिचित कराना ही संप्रेषण है। यानी कि यह बता रहे हैं ईजी मेयर महोदय कि किसी व्यक्ति के विचारों एवं अभिमत से, यानी जो हमारे विचार या अभिमत हैं, हम उससे जब अपने छात्रों को अभिमत उनको समझाते हैं, बताते हैं, तो उसे हम, और जब छात्र उस पर सक्रिय प्रतिक्रिया करता है तो उसे हम संप्रेषण कहेंगे। तो यह परिभाषा दो है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यह परिभाषा छोटी है और जैसे का पेपर बनता है तो बहुत बड़ी बड़ी जो परिभाषाएं होती हैं उसको परीक्षा में देना थोड़ा सा उसको प्रिंट कराने में समस्या होती है, इसलिए छोटी छोटी परिभाषाओं को अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। आप भी देख सकते हैं पिछले ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या टेट के हैं, सी टेट के हैं या सुपर टेट के हैं, उसमें छोटी छोटी परिभाषाएं अधिक पूछी जाती है और जो छोटी होती है परिभाषाएं उसमें कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को स्पष्ट किया जा सकता है, इसलिए आप इन परिभाषाओं को देख लीजिएगा। अब आइए संप्रेषण की विशेषता पर बात करें तो ऐसा नहीं है, संप्रेषण एक ऐसा शब्द है कि इसको परिभाषित करना या इसकी विशेषताओं को एक जगह इकट्ठा करना कुछ शब्दों में संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख जो इसकी विशेषताएं हैं वो आपके समक्ष में प्रस्तुत किया हूँ। इसकी प्रमुख विशेषता है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। जैसे कि अर्थ में ही हम आपको बताएं कि जब परस्पर दोनों जब आदान प्रदान विचारों और भावों का होता है तो उसका अर्थ जिस अर्थ में किया जाता है उसी अर्थ में समझा जाए, यानी कि पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है सूचना प्रदान करना। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कीथ डेविस महोदय लिखे हैं सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है, तो इसमें सूचना प्रदान की जाती है। और तीसरा जो है परस्पर विश्वास जागृत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन प्रमुख विशेषता है संप्रेषण की, तो परस्पर विश्वास जागृत करना, यानी कि संप्रेषणकर्ता जो होता है वह या संप्रेरक जो होता है, संदेशकर्ता जो होता है वह और जो प्राप्तकर्ता होता है, दोनों के मध्य जब अर्थ का सही अर्थों में आदान प्रदान होगा तो परस्पर विश्वास जागृत होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है समन्वय स्थापित करना, यानी कि जब हम अपने हाव भाव और विचारों को व्यक्त करेंगे अगला उसी अर्थ में समझेगा, तो समन्वय स्थापित होना ही होना है। तो यह इसकी प्रमुख विशेषता है। और एक है अन्य विशेषता प्रेरणास्पद प्रक्रिया है। प्रेरणास्पद प्रक्रिया है कि प्रेरणा उत्पन्न होती है, संदेशकर्ता अपने हाव भाव विचारों से इस प्रकार अपने अभिव्यक्त करता है अपने विचारों को कि जो संदेश प्राप्त करता है उसे प्रेरणा प्राप्त होती है और दोनों प्रेरणा प्राप्त करके अधिगम के दिशा में आगे बढ़ते हैं। और यह एक अन्य जो इसकी विशेषता है वह है द्विमार्गी प्रक्रिया। द्विमार्गी प्रक्रिया क्या है, तो टू वे, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो संदेश करता है संप्रेरक है वह कहता जाए
और जो प्राप्त करता है उसे कुछ समझ में न आए और श्रोता बने रहे, ऐसा नहीं है। यानी कि इसमें आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है, इसलिए इसे द्विमार्गी या द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा गया है। अब आइए इसके प्रकार को देखें, संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के जो प्रकार हैं वह मुख्यतः जो है वह दो प्रकार हैं, और दो प्रकार में पहला है शाब्दिक, दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक क्या है कि जो शब्द अपने विचारों भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो वह शाब्दिक संप्रेषण होगा। और शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत जो मुख्य है वह है मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। यानी जब हम अपनी बातों को मौखिक रूप से, ओरल रूप से व्यक्त करते हैं ध्वनि के माध्यम से, तो उसे हम मौखिक कहेंगे, और जब उसे लिखकर व्यक्त करेंगे तो वह लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। और दूसरा जो है अशाब्दिक, आपसे पूछ देगा कि शाब्दिक संप्रेषण में शामिल हैं या शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हैं, तो आप लिख देंगे मौखिक एवं लिखित। और अशाब्दिक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अशाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग न हो। तो अशाब्दिक में कौन कौन है? वाणी या ध्वनि, संकेत, मुख मुद्रा, स्पर्श संपर्क। यानी वाणी यानी कि हाँ, यस, नो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या उसकी मतलब बैठ के, जैसे संसद में लोग बैठे रहते हैं और कोई बात होती है थपथपाते हैं, तो वह एक संकेत है, ध्वनि संकेत है, तो वह अशाब्दिक के अंतर्गत आएगा। और बाणी, देखिए यहाँ पे मौखिक और बाणी में थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है कि सर वहाँ पे भी शब्द है, लेकिन वहाँ पे जो शब्द हैं वह एक क्रम से होंगे। यहाँ सिर्फ यस नो की बात होगी, तो उसे हम बाणी या ध्वनि यानी कि पीठ थपथमाना या मेज या डेस्क जो है उसको इस तरह करके अपने चीज़ों को, जो अगर संप्रेरक कर रहा है, संदेश जो प्राप्त करता है, वह जब अपने विचार प्रदान करेगा या अपनी बात को कहेगा, तो इसे वाणी या ध्वनि के माध्यम से यस नो या उसे थपथपा कर अगर वह उसका प्रतिक्रिया किया जाएगा तो उसे हम अशाब्दिक में रखेंगे। मुख मुद्रा, जैसा आप जानते हैं कि क्लासरूम में यदि बच्चा शोर करता है, अगर टीचर की भाव भंगिमा बिगड़ती है, क्रुद्ध होता है, उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि शिक्षक क्रुद्ध है, तो ऐसे क्या होता है कि छात्र जो होता है वह समझ जाता है कि कुछ गलती हुई है जिससे हमारे अध्यापक या शिक्षक को बुरा लगा है, तो वह भाव भंगिमा जो होता है, मुख मुद्रा होता है, इससे भी अपने संप्रेषण होता है, इससे भी विचार भाव प्रकट होते हैं। और इसके बाद जो इसमें अशाब्दिक में तीसरा है वह है स्पर्श संपर्क। यानी कि आप जानते हैं कि स्पर्श संपर्क से भी लोगों को एक दूसरे के विचारों का पता चलता है। यदि कोई मिलता है गर्मजोशी से, अभी मोदी जी जब आए थे वहाँ के अमेरिका के जो राष्ट्रपति आए थे, तो राष्ट्रपति से मिले तो ट्रंप महोदय, तो गर्मजोशी से स्वागत किए, तो खूब हाथ पकड़, दोनों लोग जो संपर्क था अच्छी तरीके से कर रहे थे, गर्मजोशी से कर रहे थे, तो उससे लग रहा था कि दोनों लोगों में कितनी अच्छी घनिष्ठता है, एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो यह संपर्क, स्पर्श संपर्क से भी संप्रेषण होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो या इसमें से संप्रेषण के प्रकार हैं, तो आप देख लेंगे शाब्दिक, अशाब्दिक, और शाब्दिक के अंतर्गत पूछे तो मौखिक, लिखित, और अशाब्दिक के अंतर्गत पूछे तो वाणी या ध्वनि संकेत, मुख मुद्रा और स्पर्श संपर्क। इसके बाद मूल तत्व देखें, जो कि संप्रेषण के मूल तत्व हैं। संप्रेषण के तत्व के अंतर्गत, घटक के अंतर्गत कई बातें होती हैं, लेकिन जो इसके मूल तत्व हैं वह मुख्यतः 5 हैं। पहला है संप्रेरक या संदेशकर्ता, यानी कि एक व्यक्ति जो अनिवार्य है कि संप्रेषण होगा, बिना संप्रेरक के या संदेशकर्ता के संप्रेषण का कोई औचित्य ही नहीं उठता। तो पहला होगा संप्रेरक या संदेशकर्ता, और दूसरा माध्यम, कि कोई न कोई माध्यम होगा, या वाणी के माध्यम से, शाब्दिक माध्यम से, अशाब्दिक माध्यम से, तो वह माध्यम होगा। और तीसरा संदेश प्राप्त करता, यानी कि हम संदेश किसको दे रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, जो संप्रेरक किसको व्यक्त कर रहे हैं, तो उस अर्थ में जो एक होगा संदेश प्राप्त करता, यानी संदेश को प्राप्त करने वाला, संदेश को सुनने वाला। और चौथा है संदेश, हम क्या संदेश करेंगे,
हम जो चीज़ संप्रेषित करेंगे वह कुछ तो कुछ होगा, तो वही वह संदेश होगा जो हम संप्रेरित कर रहे हैं, या हम संप्रेरक के माध्यम, जो संप्रेरक है वह कुछ न कुछ तो कहेगा ही, तो वह जो संदेश होगा। और यह प्रतिक्रिया यानी जब संप्रेरक किसी न किसी माध्यम से अपने संदेश को कहेगा तो संदेशकर्ता उसे प्राप्त करेगा, सुनेगा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होगी। तो यह संप्रेरक के मूल तत्व हैं। आपसे परीक्षा में पूछ देगा, कूट के रूप में पूछ सकता है कि संप्रेषण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, ABCD करके देगा और उसमें से कहेगा कि A और B दोनों सही, B और C दोनों सही, उपयुक्त सभी। तो इन अगर पांचों में से अगर जो रहेगा उसे आप समझ लीजिएगा कि वह संप्रेषण का मूल तत्व है। और आइए अगला देखें, संप्रेषण के मार्ग की बाधाएं या रुकावटें, कि संप्रेषण के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। तो पहला है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आप जानते हैं कि जो भौतिक बाधाएं हैं कि क्लासरूम चल रहा है को वहाँ पे बैठने की सही व्यवस्था नहीं है, ब्रेंच जो है वो ख़राब हैं, एकाएक लाइट कट गई जिससे गर्मी अधिक होने लगी, कहीं बगल में कोई गाड़ी मोटर आ गया जिससे कि आवाज़ अधिक होने लगी। तो जो प्रत्यक्षता टचेबल हो, दिखाई दे, वो सब भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। और दूसरा है भाषागत बाधाएं। भाषागत बाधाएं का मतलब है कि जो संप्रेषण करता है या संप्रेषण प्राप्त करता है, उन दोनों के मध्य जो भाषा की, मान लीजिए कि हम अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान हो और हम अंग्रेजी में लेक्चर दें और हमारे जो स्टूडेंट है, हमारा जो संदेश प्राप्त करता है, उसे अंग्रेजी समझ में न आती हो, तो इस प्रकार संप्रेषण होगा? नहीं होगा। तो दोनों का यानी भाषागत बाधाएं हैं कि जो भाषा पर पकड़ हो, जो संदेश करने वाला हो यानी संप्रेरक हो, अगर उसी भाषा में दक्ष अगर संदेश प्राप्त करता होगा तो संप्रेषण बेहतर होगा, नहीं तो संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होगी। तो यह हो गई भाषागत समस्याएं और या बाधाएं। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत वह आएगा कि जो संप्रेषण करता है, अगर वह किसी पूर्वाग्रह या किसी विचारधारा से अभिप्रेरित है, तो वह पूर्वाग्रह अगर उसके अंदर है तो वह सही प्रकार से अपना संप्रेषण नहीं हो पाएगा और इसके लिए जो अधिगम होगा वह बेहतर नहीं होगा। यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधाओं में जो आएंगे वह पूर्वाग्रह आएंगे, पहले की सोच आएगी और समाज के प्रति या छात्र के प्रति पूर्वाग्रह और अन्य विचारधाराएं जो हैं, इस तरह की जो मन की क्रियाएं हैं, अगर इस तरह की बातें जो बाधाएं उत्पन्न करेंगी, वह जो करेंगी वह मनोवैज्ञानिक करेंगी। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत जो है अरुचि भी आएगी, ध्यान न दे पाना भी आएगा। और इसके अंतर्गत चौथा जो है यह है पृष्ठभूमि की बाधाएं। पृष्ठभूमि की बाधाएं का तात्पर्य है कि जो पृष्ठभूमि है कि किस पृष्ठभूमि से संप्रेरक आता है और किस पृष्ठभूमि से जो है संदेश प्राप्त करता आता है, उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। अगर बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि से छात्र है या संप्रेषण करता है और संप्रेषण प्राप्त करता है तो अच्छा संप्रेषण होगा, और अगर नहीं है तो पृष्ठभूमि अगर सही नहीं है तो उसकी जो है वह बाधाएं उत्पन्न करेंगी। जैसे हम लोग खुद अनुभव करते हैं क्लासरूम में, कुछ बच्चे जो पारिवारिक और सामाजिक रूप से बहुत बेहतर या आर्थिक रूप से बेहतर कंडीशन के नहीं होते, उनका जो स्तर होता है वह बहुत उच्च कोटि का नहीं होता है और वे उनका ध्यान एकाग्र नहीं होता, तो भी संप्रेषण के मार्ग की बाधाएं हैं, जिसमें पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। तो आपसे बाधाएं और रुकावटें पूछें तो भौतिक बाधाएं जो टचेबल हो, जिसे दिखाई दे, भौतिक संसाधन जो हैं इनसे संबंधित जो बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आएंगे। भाषागत बाधाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा के स्तर पर, मनोवैज्ञानिक जो मानसिक प्रक्रियाओं के स्तर पर, और पृष्ठभूमि की बाधाएं जो पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की बाधाएं होंगी, वह पृष्ठभूमि बाधाओं के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा एक टॉपिक बचता है, उसमें है देख लेते हैं, शॉर्ट में ही आप समझ जाएंगे कि संप्रेषण के सिद्धांत।
तो संप्रेषण का जो सिद्धांत है वह एक महत्वपूर्ण है भाषा पर अधिकार का सिद्धांत। यानी भाषा पर अधिकार, यानी कि जिस भाषा में हम संप्रेषण करें उस पे हम लोगों संप्रेरक और संप्रेरणकर्ता दोनों को उस भाषा पर पकड़ मजबूत हो, एकाधिकार हो, तो संप्रेषण बहुत बेहतर होगा। और दूसरा है अभिप्रेरणा, यानी कि ऐसा संप्रेषण हो जिससे अभिप्रेरणा प्राप्त हो। यानी कि यदि संप्रेषण में अभिप्रेरणा नहीं प्राप्त होगी तो छात्र जो होगा वो निष्क्रिय होगा और संप्रेषण सही नहीं होगा। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत कि संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण प्राप्त करना दोनों की योग्यता जो हो इस प्रकार की हो कि वह संप्रेषण को सही से व्यक्त करें और संदेश प्राप्त करता उसे सही से समझ सके। तो योग्यता का सिद्धांत और आपसी समझ का सिद्धांत कि जब संप्रेरक जो होता है यानी संप्रेषण करने वाला और संप्रेषण प्राप्त करने वाला दोनों में आपसी समन्वय होगा, आपसी समझ होगी, तभी संप्रेषण बेहतर होगा। तो आपसी समझ का सिद्धांत है। और एक है व्यूहरचना सिद्धांत। आप जानते हैं कि जब क्लासरूम में शिक्षक और छात्र के मध्य शिक्षण जो प्रारंभ होता है उसमें जब संप्रेषण होता है तो ऐसा नहीं है कि जो उद्देश्य बना के जिस संप्रेषण का प्रयोग करने के लिए जिस प्रकार के अध्यापक आया है सेम छात्र उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करें, ऐसा नहीं है। कुछ छात्र उस संप्रेषण को समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। तो इस प्रकार शिक्षक को अपने व्यूहरचनाओं में परिवर्तन करना पड़ता है और इस तरह की व्यूहरचना करनी पड़ती है जिससे सभी छात्रों को सही से समझ में संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वह सही समझ में आए। और अगला है आपसी समझ। आपसी समझ है, यहाँ पे 2 बार नोट हो गया है आपसी समझ का कि आप एक दूसरे को जो भाषागत जो बातें हैं जो शिक्षण हो रही है संप्रेषण जिस माध्यम से हो रहा है उसे आपस में आपसी समझ विकसित हो सके, आपसी समझ हो सके। और अगला है पृष्ठपोषण, यानी कि संप्रेषण का एक प्रमुख सिद्धांत है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। पृष्ठपोषण आप समझते हैं कि जब को संप्रेषण करता अपना संप्रेषण करता है किसी माध्यम से तो जो संप्रेषण प्राप्त करने वाला होता है संप्रेषण प्राप्त करता यानी कि वह उसे कहा जाएगा संदेश प्राप्त करता। तो जो संदेश प्राप्त करता होगा उसे जब उस समझ में आएगा वह बिंदु या जिस बिंदु पे जिस विषय वस्तु पे संप्रेषण दिया जा रहा है तो वह अपना जब व्यक्त करेगा और शिक्षक उसे स्वीकार करेगा तो उसे पृष्ठपोषण प्राप्त होगा और उसमें अधिगम स्थायी होगा। तो इस प्रकार हम कम शब्दों में कम जगह में कि कम से कम संप्रेषण को आपको समझा सके। आप यहाँ से जो प्रश्न बनेगा आप समझ सकते हैं कि अर्थ समझ गए, परिभाषा समझ गए, 2 प्रमुख विद्वानों की परिभाषा है और विशेषता जो है और प्रकार, मूल तत्व, बाधाएं और रुकावटें और संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो आप इसे समझ लें और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद अगले प्रमुख टॉपिक पे अब अगला यूनिट में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।